हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेबी के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर की आपकी लास्ट वीडियो है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर एक्सचेंज एंड बी फॉर बोर्ड एंड आई फॉर इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। स्टॉक मार्केट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो सेबी के द्वारा ही अप्रूव की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है। सो सेबी सबसे पहले कब आई थी? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। सो 12 अप्रैल 1988 को सबसे पहले से बनाया गया था एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से मतलब यहाँ है कि उस टाइम पर सेबी का काम सिर्फ इतना था कि एज ए वॉचडॉग काम करती थी, यानी ये सारी नज़र रखते थे कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इनका काम बस इतना था उस टाइम पर, जो भी इन्हें दिखता था स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में, ये उसे किसे कन्वे करते थे? गवर्नमेंट को। फिर अगर कोई सीरियस मैटर आता था सामने तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती थी, उसमें सेबी का कोई रोल नहीं होता था। तो सेबी का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। राइट। सो ऐसा हुआ कि 1988 के बाद जितने भी सेबी ने इन्फॉर्मेशंस दिए उसके ऊपर एक्शंस लेने में इतना टाइम लग गया कि ये इतना फ्रूटफुल नहीं रहा सेबी का बनना भी, क्योंकि फ्रॉड्स वगैरह डिटेक्ट किए सेबी ने, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेने में इतना टाइम लग गया, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर लगने लगा। तो फिर सेबी को अथॉरिटी दी गई, सेबी को पावर्स दिए गए 1992 में। सेबी वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू ऑर्डिनेंस, यानी उस टाइम पर पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया। कब? 30 जनवरी 1992 को, जिसमें हमने क्या किया? सेबी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब है कि अब सेबी के पास पावर्स भी हैं। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई कि भाई अब से सेबी सिर्फ और सिर्फ वॉचडॉग की तरह वर्क नहीं करेगी, अब वो एक्शंस भी ले सकते हैं उसके ऊपर। यानी अगर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई फ्रॉड दिखता है, ये उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। सारी चीज़ें अब सेबी के अंडर कर दी गई। राइट। तो अब क्या हुआ कि सेबी बहुत अच्छे से वर्क करने लगी। अब जो भी वर्क होता था उसमें इतना डिले नहीं होता था, क्योंकि सेबी ने अगर किसी चीज़ को नोटिस किया तो वो उस पर इमीडिएट एक्शन भी लेने लगे थे। राइट। सो ये दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 पे, और स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला इसे? 30 जनवरी 1992। तो 30 जनवरी 1992 में सेबी को पावर्स भी दे दी गई थी। ठीक है। इसे बाद में रिप्लेस किया गया था कैसे? मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया गया। पहले सिर्फ एक ऑर्डिनेंस था, ठीक है, फिर उसके बाद इसे एक एक्ट बना दिया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक। अब आ जाते हैं क्या रीजंस थे इसे एस्टेब्लिश करने के, क्यों सेबी को लाया गया। स्टॉक एक्सचेंज तो पहले भी चल रहा था, लेकिन क्यों एकदम से इसको बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए? तो इसके रीजंस थे, उस टाइम पर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे थे। राइट। अब देखो, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट होते हैं? सेबी के या स्टॉक एक्सचेंज में इशूअर होते हैं जो सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, कंपनीज जो इशूज़ करती हैं अपनी सिक्योरिटीज़, उन्हें कहा जाता है इशूअर। ठीक है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आप और हम लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन कंपनीज में। और होते हैं इंटरमीडिएरीज, जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर और इशूअर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। तो इशूअर, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडिएरीज, इस तरह से देखा जाए तो लाखों इन्वेस्टर इस मार्केट से जुड़े हुए हैं, लाखों इशूअर्स जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे इंटरमीडिएरीज भी जुड़े हुए हैं। जहाँ इतने सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट जुड़ी होती है, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो कोशिश करें, या जितने भी इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सेविंग्स को, जीवन भर की कमाई को वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। ऐसा ना हो कि कंपनीज आएँ, सिक्योरिटीज़ इशू करें और उसके बाद लोगों के पैसे लेकर भाग जाएं। ठीक है। तो इस तरह की फ्रॉड उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुए थे। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमने सेबी बनाया था। So first point is the reason behind establishment of SEBI is to avoid variety of malpractices on part of companies, brokers, other involved in securities market। यानी उस टाइम पर malpractices मतलब धोखाधड़ी बहुत होती थी। कंपनीज सिक्योरिटी इशू करके पैसा लेकर भाग जाती थी, ब्रोकर्स आपके इन्वेस्टमेंट का मिसयूज़ करते थे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा
मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, धोखाधड़ी हो रही थी। सेकेंड पॉइंट इज टू अवॉइड प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या है? प्राइस रिगिंग ये टर्म आपसे सेपरेटली भी पूछी जाती है। प्राइस रिगिंग मीन्स स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपने जो सिक्योरिटी है, सपोज आपने शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, उसकी मार्केट में डिमांड है नहीं, आप एक फेक डिमांड क्रिएट कर रहे हो। फेक डिमांड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एक ABC नाम की कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स इशू किए और उन्होंने अपने ही कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स से बोला कि आप शेयर्स को मार्केट में खरीदना शुरू करो। मार्केट में डिमांड है नहीं, उन्होंने अपने बंदे भेजे और कहा कि आप शेयर्स को परचेज करना शुरू करो। तो जितना ज़्यादा लोग उसे परचेज करने लग जाएंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सिक्योरिटीज़ के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या उन शेयर्स की डिमांड थी ही नहीं, आपने खुद से क्रिएट करी। तो ये फेक डिमांड जो आप क्रिएट करते हो अपने शेयर्स के या सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ाने के लिए, वो कहलाता है प्राइस रिगिंग। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्टर्स को धोखा दे रहे हो। इन्वेस्टर्स को तो ये लग रहा है कि आपके शेयर के प्राइस अपने आप बढ़ रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है क्योंकि आपकी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये एक फेक डिमांड आप रेज करते हो। फेक तरीके से ही आप शेयर्स के प्राइस या डिबेंचर्स के प्राइस इंक्रीज करते हो। सो इसको अवॉइड करने के लिए भी सेबी लाया गया। वायलेशन ऑफ रूल्स बहुत ब्रेक करते थे लोग उस टाइम पर, ठीक है, तो रूल्स को फॉलो करवाने के लिए सेबी को लाया गया। इरोडेड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। मेन पार्ट तो इसका यही है कि जहाँ इतने फ्रॉड हुए, जहाँ कंपनीज ने इतने ज़्यादा फ्रॉड किए कि लोगों के पैसे लेकर वो चले गए, सो उस टाइम पर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से घबराने लगे। लोग इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। एक टाइम ऐसा था 1992 से पहले कि लोगों को लगता था कि एक तो सट्टेबाजी है, यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, राइट। तो बिल्कुल भी कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ इन्वेस्ट करने में। तो देखो, अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनीज के पास पैसे नहीं आएंगे, कंपनीज के पास पैसे नहीं आएंगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा, और जहाँ कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा वहाँ आपके इंडिया की इकोनॉमी का भी ग्रोथ नहीं होगा। सो ये बहुत ज़रूरी था कि इन्वेस्टर को वापसी मार्केट में लाया जाए, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए। तो उसके लिए सेबी को लाया गया सो दैट वो सब चीज़ एक पर्टिकुलर मैनर में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चला सके, ठीक है। तो सेबी का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस क्या था बनाने का? कि जितने इशूअर हैं उन्हें एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करें। मार्केट प्लेस यानी एक ऐसी जगह जहां वो अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकें, जहां से वो फंड्स रेज कर सकें। और किसको प्रोटेक्ट करें? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर जो आपके कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। थर्ड इज इंटरमीडियरीज। जितने भी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, अगर वो ब्रोकर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो उन्हें एक अच्छी मार्केट मिले जहां वो वर्क कर सकें, कॉम्पिटिटिव मार्केट मिले। सो सेबी इशूअर्स को भी मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है और इंटरमीडियरीज को कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड कराती है, राइट। सो ये मेन पर्पस है। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पर। सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य? सो these are the objectives of SEBI. First one is to regulate stock exchange and promote its orderly functioning. Regulate means वो rules and regulation बनाते थे किसके लिए? स्टॉक एक्सचेंज के लिए, so that वहाँ पर जो भी वर्क है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो जाए। अब वो जो भी इशू है, जो कंपनी आ रही है स्टॉक एक्सचेंज में या जो ब्रोकर्स आ रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके लिए बनाते थे। सो पहला फंक्शन ही, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रेगुलेट करना। दूसरा, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज। ये रेगुलेट करते थे एंड डेवलप करते थे कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं आप रूल बुक को, कि ये कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर देते थे कि जो भी पर्सन इस मार्केट से जुड़ा है उसे इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही है, इन रूल्स को फॉलो करना ही है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा, राइट। और ये हमने क्यों बनाया? सो दैट फेयर प्रैक्टिसेस हो सके, सही तरीके से काम हो सके, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड इन्वॉल्व ना हो। सो पहला था टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रमोट्स इट्स ऑर्डरली फंक्शनिंग। सेकेंड है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। थर्ड ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि प्रोटेक्ट करना जितने भी अधिकार हैं इन्वेस्टर्स के, उनके इंटरेस्ट को सबको प्रोटेक्ट करना। फोर्थ इज to prevent trading malpractices and achieve a balance between self-regulation and statutory regulation. जितने भी इस ट्रेड में जितने भी मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उन चीज़ों से लोगों को प्रिवेंट करना, बचाना
और बैलेंस बनाना स्टॉक मार्केट में बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, यानी जो आप उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो लोग उसे खुद से फॉलो करें, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो आप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी आप उसके लिए एक्शन भी लें, राइट। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेन है टू रेगुलेट, टू डेवलप एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस पर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो आता है इसके फंक्शंस पर। सो इनके 3 फंक्शंस हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिए तो आपको फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ मैंने मार्क किया है ऑब्जेक्टिव्स में यही इसके फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्शन फंक्शंस, राइट। सो देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ सेबी, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेगुलेटरी फंक्शन पर। रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है, जैसे कि रेगुलेटरी नाम ही बता रहा है कि ये यहाँ पर इसे रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं विद लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड प्लेयर्स। सेबी क्या करती है, जितने भी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, जो भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट मतलब सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी ऐसे कोई भी पर्सन ब्रोकर नहीं बन सकता, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही ब्रोकर बन सकता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब आप उनके पास रजिस्टर्ड होंगे एज अ ब्रोकर तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे। तो जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं सेबी को, तो यहाँ पर चांसेस कम होते हैं ऐसे लोगों के जुड़ने के लिए जो फ्रॉड के लिए ही जुड़ रहे हैं, राइट। सो इसलिए हम जो भी ब्रोकर, सब ब्रोकर या प्लेयर्स जो भी मार्केट में आना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड्स। जितनी भी कलेक्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी बिना सेबी की परमिशन के मार्केट में एंटर नहीं हो सकते, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स। तो जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, अंडर राइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, सेबी बनाती है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। अब टेक ओवर बिड से क्या है, जहां अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर रही है और किस बिड पर यानी किस रेट पर परचेज कर रही है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी बनाती है और उस पर नज़र रखती है कि अगर कोई कंपनी किसी अनदर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर रही है या बहुत कम रेट पर परचेज कर रही है, बहुत ज़्यादा रेट पर परचेज कर रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस केस में फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। Next is calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audit of stock exchange. Important point है यहाँ पर। देखो, जो भी आप कैसे चेक करोगे कि जो भी आपके यहाँ कंपनीज आ रही हैं वो किसी भी तरह से किसी गलत मकसद से नहीं आ रही हैं, वो बिल्कुल अपना सिक्योरिटीज इशू कर नहीं आ रही हैं। तो आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम देखो, जैसे हम यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, उसी तरह जो भी कंपनी एंटर होती है, जो भी प्लेयर एंटर होता है, हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन सही दी है या नहीं दी है, इसे आप कैसे इंश्योर करते हैं, बाय डूइंग इंस्पेक्शन। तो टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, इंक्वायरीज करते हो, ऑडिट करते हो। आप टाइम टू टाइम उनके जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उसे आप चेक करते रहते हो कि किसी भी तरह का इन्होंने कोई झूठ तो नहीं बोला या किसी भी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट इज लेइंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो सेबी क्या करती है, अगर आपको इससे जुड़ना है तो आपको एक पर्टिकुलर फीस आपको देनी होती है। अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, आप इशूअर बनना चाहते हैं, तो आप एक फ़ी पे करते हैं और जितने भी अदर चार्जेस होते हैं वो भी आपको पे करने पड़ते हैं, सो दैट यहाँ पर काम मैनर्ड वे में चल सके, राइट। सो ये थे आपके रेगुलेटरी फंक्शंस। सबसे पहले आप ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कराते हो, जो भी लोग इससे जुड़ रहे हो रजिस्टर्ड होने चाहिए। जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम है या म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए, अंडर राइटर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए। जितनी भी कंपनीज टेक ओवर कर रही हैं या टेक ओवर बिड्स पे चल रहा है काम, उन्हें भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो उसके लिए। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते हो, इंक्वायरीज करते हो, ऑडिट करते हो, फीस चार्ज करते हो फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। अब आ जाते हैं इसकी डेवलपमेंट फंक्शन पर। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या है, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। देखो, टाइम टू टाइम मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसके बारे में
ब्रोकर्स को अवेयर किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर ब्रोकर की नज़र से ही उस मार्केट को देख रहा है। तो अगर ब्रोकर को ही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्रोकर ही ट्रेन नहीं होगा, तो इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड नहीं होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। सो उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम कराई जाती है। कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। टाइम टू टाइम रिसर्च की जाती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट कंपनीज के बारे में वो पब्लिश की जाती है सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में, मतलब उन सबको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यानी जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, वो इशूअर हो, इन्वेस्टर हो या फिर इंटरमीडिएट्स हो, उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी रिसर्च होती जा रही है वो सारी आपको प्रोवाइड की जाती है, सो दैट आप टाइम टू टाइम एजुकेट होते रहें मार्केट के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, या किसी कंपनी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो भी आपको पता लग सके। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब कैपिटल मार्केट के लिए, मतलब चलाने के लिए, यहाँ पर आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट करते हो। फ्लेक्सिबल अप्रोच मीन्स जो भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम चेंज करते हो वो फ्लेक्सिबल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो 1992 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे वही चल रहे हैं और इतने रिजिड हैं कि वो कभी चेंज ही नहीं हो सकती। जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है, जैसे जैसे न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाते हैं, वैसे वैसे ही अपनी अप्रोच भी चेंज करते जाते हैं। तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसे टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है, पहला पॉइंट ही है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितने भी फ्रॉड या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहे हैं ये उसे प्रोहिबिट करता है, रोकता है। कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन इट। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली जहां कंपनीज जो होती हैं वो अपने मतलब उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन पता है, कंपनी को पता है कि मेरी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो यानी एक कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं या कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिन्हें उन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, राइट। सो आप क्या करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, जिसके डायरेक्टर्स को ये पता है कि 6 मंथ बाद ये कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ने वाली है जिससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा और कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी और उसके शेयर्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ उन लोगों को पता था जो कंपनी का पार्ट थे, कंपनी के इनसाइडर थे, राइट। तो उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया और आज ही सारे शेयर्स परचेज कर लिए, सो दैट 6 महीने बाद जब इन शेयर्स के प्राइस मार्केट में बढ़ चुके होंगे, क्योंकि कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो चुकी होगी, तो 6 महीने बाद हम इसे मन चाहे दामों पर बेच सकें, राइट, और ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या हुआ, आपने इंटरनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज किया और लोगों को गुमराह किया। जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 10 रुपये में मान लो शेयर परचेज किया था, उनसे आपने 11 रुपये में परचेज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता था क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, तो आपने फ्यूचर में उन्हें फिर से सेल किया और एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया, विच इज़ रॉन्ग। आप इस तरह से नहीं कर सकते। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो सबको प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से आप इनसाइडर ट्रेडिंग की मदद से किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। इसके अगेंस्ट आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, आपके ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं, आपकी कंपनी को बैन किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट इज टेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए तो डिफरेंट स्टेप्स लिए ही जाते हैं। प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट। फेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए यानी सही तरीके से काम हो बिना किसी फ्रॉड के, उसके लिए टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सिक्योरिटी मार्केट, राइट। तो ये थे इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सेबी के, इसमें हमने पढ़ा सेबी के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।